पाकिस्तान वालों को तो बात करने का हक ही नहीं है फ़िलिस्तीन के बारे में। पाकिस्तानी लोगों ने 20,000 फ़िलिस्तीनियों को 1970 के अंदर, और अपने इतिहास में जाएं और ब्लैक सितंबर के नाम से कोई भी आदमी सर्च कर सकता है। ओवैसी तो ये बात ना कहें, ओवैसी हिंदुस्तानी हैं और वो भारत की बात करें। जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे ईरान की बात की जाती है, पाकिस्तान की, तो खुल करके चैनलों पे ही कहते हैं ओवैसी कि मुझे उनसे क्या लेना, मैं तो हिंदुस्तानी, मुझे हिंदुस्तान की बात कीजिए। तो अब क्यों कर रहे हो आप फ़िलिस्तीन की बात? इजराइल इस तलाश में था किसी दिन हमास वो गलती करे कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर दें, और वो गलती उन्होंने कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने वो गलती कर दी, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको वर्क परमिट देना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही सालों में 4,000 से 5,000 गाजा के लोग वहाँ वर्क परमिट पा गए, और उनमें हमास के लोग भी चले गए, और अंदर जा करके उन्होंने स्लीपर सेल बना लिया। इजराइल के यहूदियों ने क्या अपने मिलिट्री अटैक में आई है क्या, आप जो उसको खराब समझते हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल उनसे ये भी है कि इजराइल के ही भीतर 18% मुस्लिम रहते हैं, भारत के अंदर 14% से। आज तक इजराइल के भीतर रहने वाले मुसलमानों ने कभी ये कहा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या भेदभाव हुआ? मुझे जवाब दे दें वो इस बात का। और जो ओवैसी जैसे लोग हैं, अब यहाँ बैठ के सोशल मीडिया पे सारी जंग चला रहे हैं, अगर इनमें दम है तो ये वीज़ा लेकर के वहाँ चले जाएँ वहाँ पे, और वहाँ पे खा दें उन लोगों से। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज जिस तरीके से हमास आतंकवादी संगठन के बाद जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया गया था, और अब इजराइल जो है वो भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो हिजबुल्लाह या फिर हम कहें कि हमास आतंकवादियों को दे रहा है। पर इसी बीच में चौंकाने वाली खबरें भी ये सामने आ रही हैं कि एक तरफ भारत के पॉलिटिक्स, भारत में भी इस पूरे मामले को लेकर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए कहा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, और अल अक्सा को लेकर यानी कि जो मस्जिद है उसको भी जिंदाबाद कहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि जो हमास है यानी कि जो आतंकवादी संगठन है उसे अपना भाई बहन बताया है, और वहीं दूसरी तरफ शतक भी समर्पित कर दिया है। यानी कि एक तरफ जो है वो तमाम 84 से ज़्यादा देश आज इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि इस आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि राजनीति के चलते इसी आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे मामले को। हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत डागर जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे बयान को कि एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर 84 से ज़्यादा देश जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं सिर्फ इसीलिए कि आतंकवाद का खात्मा किया जाए, पर भारत में इस मामले पर रचकर पॉलिटिक्स हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार समर्थन पे समर्थन कर रहे हैं। कल कांग्रेस ने चुप्पी साधी हमास को लेकर, पर समर्थन किया फिलिस्तीन को सिर्फ वोट को लेकर। वहीं पाकिस्तान से इस तरीके की बातें, पाकिस्तान के क्रिकेटर कह रहे हैं कि भाई हमास वाले तो हमारे भाई बहन हैं। पाकिस्तान वालों को तो बात करने का हक ही नहीं है फ़िलिस्तीन के बारे में। पाकिस्तानी लोगों ने 20,000 फ़िलिस्तीनियों को 1970 के अंदर, और वो बताएं ज़रा, और अपने इतिहास में जाएं, और ब्लैक सितंबर के नाम से कोई भी आदमी सर्च कर सकता है। ब्लैक सितंबर का मतलब ये है कि सितंबर 1970 में जॉर्डन के किंग ने इनकी सहायता मांगी थी, जिया उल हक की। जिया उल हक जो पाकिस्तान के जनरल थे और वहाँ के शासक थे, और वो उनको हीरो बना दिया पाकिस्तानियों ने, और उनको कहा कि आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहिए। पाकिस्तानी उनके साथ लग गए क्योंकि उन्होंने वहाँ 25,000 फ़िलिस्तीनियों को, क्योंकि मिलिटेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो जॉर्डन की ज़मीन से इजराइल पे हमले करते थे। जॉर्डन को ये बात पसंद नहीं थी। जॉर्डन ने मदद मांगी किसकी? पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक से, और जिया उल हक ने अपनी मिलिट्री भेज करके 20,000 फ़िलिस्तीनियों को, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 25,000 तक की संख्या बताई जाती है, 1970 में ब्लैक सितंबर के नाम से उनको दिया। इसलिए पाकिस्तानी तो ये बात करे ही नहीं। पाकिस्तानी तो उनके कातिल हैं फ़िलिस्तीनियों के, वो उनकी बात ना करें। उन्होंने निर्दोष फ़िलिस्तीनियों को भी है वहाँ पे। अब बात आई, आपने ओवैसी की चर्चा करी है, उन्होंने फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहा है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो स्टैंड रहा है हमेशा शरणार्थी का रहा है, हमेशा से वो शरण देता रहा है। हमने यहूदियों को शरण दी है, और मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि यहूदी खुद ये मानते हैं। वहाँ के कई फिल्म डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं जिन्होंने खुलेआम कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जब यहूदियों को जा रहा था, एक भारत देश अकेला ऐसा था जिसने यहूदियों को शरण दी थी, और किसी भी देश ने जो है उन सब देशों ने अत्याचार किया, केवल भारत देश ने उन पर अत्याचार नहीं किया। और यहाँ पे यहूदी आज से नहीं रह रहे। यहूदी यहाँ पे कोचीन के अंदर रह रहे हैं, सूरत के अंदर रह रहे हैं, बॉम्बे के अंदर रह रहे हैं। 1947 में तो 20,000 यहूदी थे, लेकिन जब उनका देश बन गया तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर वापस चले गए। नहीं तो आज उनकी संख्या कई लाख में होती यहूदियों की, लेकिन अभी भी कुछ रहते हैं। इनके धार्मिक स्थल हैं सिनेगॉग वगैरह, वो यहाँ पर अभी भी सुरक्षित हैं। आज तक पारसियों को भी हमने जो है शरण दी थी, जो ईरान से भाग करके आए थे। तो ओवैसी तो ये बात ना कहें, ओवैसी हिंदुस्तानी हैं और वो भारत की बात करें। जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे ईरान की बात की जाती है, पाकिस्तान की, तो खुल करके चैनलों पे ही कहते हैं ओवैसी कि मुझे उनसे क्या लेना, मैं तो हिंदुस्तानी, मुझे हिंदुस्तान की बात कीजिए। तो अब क्यों कर रहे हो आप फ़िलिस्तीन की बात? बताइए आप उनका दोगलापन।
अरे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इजराइल के सामने आकर तो देखो, तो कहीं ना कहीं इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने आप को एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, हमास ब्रदरहुड से निकला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन। ब्रदरहुड जो है एक इजिप्ट के अंदर एक आतंकवादी संगठन था और इन लोगों ने गाजा पे कब्जा किया। गाजा क्या है? इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में एक 348 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है, लेकिन वो छोटा एरिया नहीं है। वहाँ 20 लाख की पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं एक छोटे से एरिया में, और वो सारे के सारे 99% हैं। और वो एरिया यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है कंट्रोल में है, और उस पे इजराइल को बोला है यूनाइटेड नेशन ने कि आप इसकी जो हवाई निगरानी कीजिए और आप अपनी मिलिट्री से यहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा कीजिए। ये यूनाइटेड नेशन ने बोला हुआ। मैं यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन लेके आया हूँ बाकायदा। और गाजा का जहाँ तक मसला है, गाजा पर इस समय शासन किसका? हमास की सरकार चलती है वहाँ पर। हमास ने 2006 में इस पर नियंत्रण कर लिया। वैसे बता दूँ, इससे पहले गाजा का जो हिस्ट्री है, 1967 में इस गाजा को जो कैप्चर कर लिया था, इस पर अधिकार कर लिया था इजराइल ने, और लगातार 38 साल तक इस पर अधिकार बनाए रखा। लेकिन 2005 में जो फ़िलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट के साथ में समझौता हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और फ़िलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट के जो यासिर अराफात हैं, उनकी पहल पर इजराइल ने इसको छोड़ दिया गाजा को। इनके छोड़ते ही 1 साल के अंदर ही 2007 के अंदर हमास ने वहाँ सरकार बना ली, अपना बैंक स्थापित कर दिया वहाँ पे, और हमास ने वहाँ पे सब कुछ कर दिया। इसके बाद भी वहाँ वॉर रुके नहीं। 2012 में भी वहाँ वॉर हुआ है, लेकिन हमास को बार बार सबक सिखाता रहा। इजराइल इस तलाश में था किसी दिन हमास वो गलती करे कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर दें, और वो गलती उन्होंने कर दी है। और इन लोगों ने इतनी चालाकी से एक काम किया है कि हमास वालों ने पहले क्या है, इजराइल का विश्वास जीता। विश्वास जीत करके इजराइल का इन हमास वालों ने और जो है बार बार ऐसा दिखाया इजराइल को कि अब हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हमको आप सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इन्होंने पता क्या चालाकी की? वो चालाकी आप मेरे से सुन लीजिए, मैं अब आपको उसकी 2 मिनट में चालाकी समझा देता हूँ। इन लोगों ने देखा कि इजराइल इनकी कॉल को सर्विलेंस पे ले रहा है, इजराइल लगातार इनको मॉनिटर कर रहा है, लगातार इनकी चेक कर रहा है, इनकी कॉल डिटेल को, ये क्या क्या एक्टिविटी कर रहे थे। इन्होंने कॉल पे ऐसी बातें करी आपस में जानबूझ करके कि देखो अब युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो हमें चाहिए कि इजराइल के साथ मिल करके हम जो व्यापार की बात कर रहे हैं, हम जॉब्स की बात कर रहे हैं और अपने लोगों की तरक्की की बात करें। बिजली पानी ठीक से नहीं है गाजा में, ऐसी कॉल्स पे ऐसे इन्होंने 14-15 कॉल करी आपस में एक दूसरे कमांडर को। इनको पता है इन कॉलों को जो इजराइल वाले सुन रहे हैं, तो इन्होंने जो है इजराइल की इंटेलिजेंस को जो है धोखा दिया, मोसाद को, और धोखा दे करके उनको ये महसूस कराया। फिर इसके बाद में इजरायली कन्विंस हो गए और इन्होंने कोई एक्टिविटी भी नहीं करी। और यहाँ तक हो गया कि खुद हमास के जो समर्थक थे वो उनसे कहने लगे तुम डर गए क्या इजराइल से, तुमने युद्ध ही बंद कर दिया। इन्होंने चालाकी से ऐसा काम किया कि इजराइल के इन्होंने फेवर जीत लिया, और बेंजामिन नेतन्याहू ने वो गलती कर दी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको वीज़ा वर्क परमिट देना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में 4000 से 5000 गाजा के लोग वहाँ वर्क परमिट पा गए, और उनमें हमास के लोग भी चले गए, और अंदर जा करके उन्होंने स्लीपर सेल बना लिया, और वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं के लिए उन्होंने रणनीति तैयार करी। और हमास को जो सपोर्ट करता है ईरान, 70% जो फंडिंग है इस हमास की वो ईरान करता है। और आप कहोगे ईरान क्यों करता है? ईरान तो काफ़ी दूर पड़ता है फ़िलिस्तीन से, उसका कारण सुन लीजिए। ईरान इसलिए करता है क्योंकि अल-अक्सा नाम की मस्जिद है जेरूसलम में, सारी लड़ाई जेरूसलम शहर को लेकर के। जेरूसलम शहर के अंदर 3 धर्मों के धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर। तीसरा जो है यहूदियों का भी वहाँ पे जो है एक धार्मिक सिनेगॉग है, लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया गया था बहुत पहले रोमन सम्राटों ने किया, फिर उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य का वहाँ पे राज रहा है। अच्छा, अब आ जाइए, ईरान ने ये देखा, और ईरान को रेलेवेंस सारे अरब देशों के ऊपर, ईरान अकेला ऐसा देश है जो मिलिट्री पावर और उसकी जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है इन पे अपनी एक रेलेवेंस स्थापित करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अरब देश हैं, अब आपको पता है अभी अभी क्या हुआ है, उनका स्टैंड सुन लीजिए आप क्या है। यूएई ने जो है इजराइल का समर्थन कर दिया। अब पता क्यों किया है? अभी कॉल आई थी, बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन पे मोदी से बात की है। मीडिया में तो ये दिखाया गया है कि उन्होंने वहाँ शांति के लिए बात करी है, मोदी जी से सपोर्ट मांगी, लेकिन अंदर की बात जो है, अंदर की बात सुनिए, हमें सिर्फ इतनी बात नहीं हुई है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे पास सूत्रों से खबर है, वो ये है कि उन्होंने मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करी है कि अरब देशों से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हमको आप इजिप्ट का समर्थन दिलवाइए।
हमको आप यूएई का समर्थन दिलवाइए, क्योंकि यूएई पे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं दुबई के अंदर, और बगैर यूएई हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। आप चाहेंगे तो यूएई हमारा समर्थन कर देगा। अंदर की बात है, अंदर की बात और बता देता हूँ। हाई लेवल मीटिंग है दिल्ली के अंदर हुई है, हमारे एनएसए अजीत डोवाल उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारे जो राजदूत हैं उनसे लगातार खबर ले रहे हैं इजराइल से। आपको इसमें एक बात और ऐड कर दूँ, भारत की बात आई है तो भारत का क्या स्टैंड रहने वाला उसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। भारत इजराइल का क्यों साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भारत के अंदर। लोग पूछ रहे हैं भारत इजराइल के साथ क्यों खड़ा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न सुन लीजिए आप। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इजराइल से भारत के संबंध 1992 तक नहीं थे। इजराइल की एम्बेसी, इजराइल का दूतावास भारत में दिल्ली के अंदर खुला है 24 जनवरी 1992 को, पहली बार नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने। इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी और यासिर अराफात से भी मिल के आए थे। इसलिए कांग्रेस का जो स्टैंड है वो बड़ा खतरनाक स्टैंड है। कांग्रेस तो भारत की विदेश नीति को भी भारत की जो बांटने के हिसाब से काम कर रही है, कट्टरता के हिसाब से काम कर रही है। कहाँ तो आप देखिए कि कांग्रेस वालों ने जब ये स्टैंड लिया तो उनको ये पूछना चाहिए कि आप ही के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1992 में इजराइल की एम्बेसी, इजराइल का दूतावास भारत में क्यों खोला, बता सकते हैं? ज़रा इसका जवाब दें पहले वो इस बात का। दूसरा मेरा सवाल उनसे ये भी है कि अब मोदी जी ने जब इजराइल का समर्थन किया है तो क्यों किया है भाई? महात्मा गांधी भी ये मानते थे कि भाई जो है इन ज्यूज़ को, इन जो है यहूदियों के पास में अपना एक देश होना चाहिए। ये महात्मा गांधी का स्टैंड था। हालांकि उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी इस बारे में, क्योंकि उस वक्त टाइम कम था, उनकी हत्या भी हो गई थी और वो कुछ बताते इस बारे में तब तक बातें बहुत आगे बढ़ गई थी। लेकिन मैं रेजोल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास में। रेजोल्यूशन में क्या है कि जब इनके बीच में जो झगड़ा है इजराइल फिलिस्तीन का, अच्छे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है झगड़ा किस बात का है। तो मैं ये झगड़ा बताइए, एक तो झगड़ा बताइए और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर जो अब जुल्म कर रहा है। कोई हमास की बात नहीं कर रहा है, जितने भी लोग फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं वो बस ये देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पे गलत कर रहा है, और असली हकदार जो यहाँ यानी कि पूरा इजराइल या फिर हम कहें कि जेरूसलेम या फिर फिलिस्तीन का अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ फिलिस्तीनी है, बल्कि कब्जा कर रखा है इजराइल ने। ये सवाल भी लगातार वही लोग उठा रहे हैं जो फिलिस्तीन का या फिर हमास का समर्थन कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, इजराइल कोई समझता हो कि 24 मई 1948 को इजराइल बनाया, तो ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर इजराइल शब्द आया हुआ है, बाइबल के अंदर इजराइल शब्द है। इजराइल का शब्द का अर्थ है पवित्र भूमि। तो कुछ धार्मिक लोगों को अपनी पवित्र भूमि चाहिए थी, यहूदियों को। ये तो आप पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, बाइबल भी 2 हैं। पुरानी बाइबल पढ़ लीजिए, उसमें भी इजराइल शब्द है, जो यहूदियों की पुस्तक है। नई बाइबल है जो क्रिश्चियनों की पुस्तक है, उसके अंदर भी इजराइल शब्द है। यरूशलेम शब्द तो 700 बार आया हुआ है। तो यरूशलेम जो है उनकी पवित्र भूमि, उसको कैसे छोड़ के चले जाएं? इन्हें अरब तो ये कहते थे कि भाई ठीक है, इन ज्यूज़ को अलग कंट्री दे दीजिए, जर्मनी के अंदर दे दीजिए इनको आप। अब जर्मनी के अंदर क्यों दे दे भाई उनको, उनकी जगह तो यरूशलेम है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो ये उससे भी पहले से यहूदी वहाँ पे रहते थे, लेकिन यरूशलेम का मूल निवासी कौन? आप बताइए मुझे, कौन है यरूशलेम का मूल निवासी, जरा बता दीजिए। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जो बेथलेहम है, चलिए मैं जूस से अलग हट के बात करता हूँ। चलो जूस से इनका झगड़ा हो सकता है, मैंने मान लिया, लेकिन यहूदियों से झगड़ा हो गया। लेकिन झगड़ा है कि ईसाइयों की 48% जनसंख्या थी, 85% जनसंख्या थी 1948 में से बेथलेहम के अंदर। बेथलेहम जीसस क्राइस्ट की जन्मभूमि है, ईसा मसीह की, और आज वहाँ 6% रहेगी। बताइए उनको किसने किया, जरा बता दीजिए आप। उनसे क्या झगड़ा था, इस झगड़े को बता दे कोई भी, आज क्लियर करके बता दे। चलो मैं और बता दूँ आपको, अगर ऐसी बात चल रही है तो यरूशलेम जो है वो सारा का सारा इजराइल के पास नहीं, यरूशलेम सारा का सारा फिलिस्तीन के पास भी नहीं। यरूशलेम को जो है क्या किया है कि यरूशलेम का जो नॉर्दर्न यरूशलेम है वो फिलिस्तीन के अंडर में है, और जो उसका जो दूसरा पार्ट है वो यरूशलेम किधर है, वो इजराइल के पास है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था, आपको बयान याद दिला देता हूँ, हम अपना दूतावास कहाँ खोलेंगे, यरूशलेम में खोलेंगे, क्योंकि इजराइल उसको अपनी राजधानी मानता है। रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल स्तर पे और यूनाइटेड नेशन में इजराइल की राजधानी यरूशलेम नहीं है, इजराइल की राजधानी वहाँ तेल अवीव है। और सारे जितने दूतावास हैं किसी भी देश के वो तेल अवीव के अंदर है, वहाँ नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, आप देखिए काउंसलेट और दूतावास में अंतर है। काउंसलेट जरूर हो सकता है यरूशलेम में किसी का, लेकिन वहाँ पे आप जो है एम्बेसी नहीं खोली। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ 4 देशों के नाम मैं बता दूँ आपको, किस बात की एकता की बात कर रहे हैं अरब देश। बहरीन ने अपनी एम्बेसी लगा दी वहाँ पे तेल अवीव के अंदर, इजराइल के अंदर अपनी एम्बेसी खोल ली। यूएई ने अपनी एम्बेसी खोल ली, ओमान ने खोल ली। मैं देशों के नाम गिन गिन के बता रहा हूँ, चलो पहले उनसे आप। पर अब मैं मूल कारण बता दूँ आपको, अरब की जो एकता है ना वो ये इजराइल के नाम पर है। मैं बयान सुनाता हूँ आपको, बयान सुनिए आप मेरे से। बयान यासिर अराफात का बयान है, जो कि फ़िलिस्तीन के सबसे बड़े नेता थे, उनका बयान है। उन्होंने जर्मनी के अंदर बयान दिया था, और ये मैं बता रहा हूँ 1992 की बात बता रहा हूँ। और उन्होंने बयान दिया था कि इस समय सारा अरब इजराइल से लड़ने के नाम पर एक है। अगर इजराइल नहीं बचा किसी कारण से तो अरब देश आपस में लड़ेंगे, और अगर इजराइल रहेगा
तो हम मिल के लड़ेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि इजराइल खड़ा रहे वहाँ पर, ताकि जो है हमको फ़िलिस्तीनियों को सारी सपोर्ट मिलती रहे। हमारे पास में बिज़नेस करने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, ना हमारे पास एग्रीकल्चर ना कुछ है। फ़िलिस्तीन तो जो है इस बात पे टिका हुआ, उसको सारी मदद जो है अरब देशों से मिलती है और जो है वहाँ से मिलती है, यूरोप से मिलती है और अमेरिका से मिलती है। समझ में आ गया सारा मैटर? अच्छा चलो अब इस पर बता दें अब आगे क्या होने वाला है। अब हमास ने शुरू तो कर दिया ये सारा खेल, ठीक है। इजराइल वालों की गलती, उन्होंने ठीक इंटेलिजेंस फेलियर था, खुफिया विभाग की एक गलती थी, और बेंजामिन नेतन्याहू की ये गलती थी कि उन्होंने गाजा वालों को वीज़ा क्यों दिया, किस आधार पे दिया बताइए। कोई जवाब दे सकता हो तो कोई इजरायली भी जवाब दे दे इसका। हाँ त्यौहार भी था उस दिन, लेकिन मसला ये है अब हमास ने ये शुरू तो कर दिया, लेकिन इजराइल इसका क्या अंत करेगा। 6 दिन के अंदर 1967 में, और 6 दिन के अंदर 1967 के अंदर 5 देशों को हराया था इजराइल ने, और जॉर्डन को 1952 में सबक सिखाया था इजराइल ने। और इजराइल ने जितने भी वॉर लड़े हैं, अरब इजराइल के जितने वॉर हुए, मैं एक एक की चर्चा नहीं करूँगा, मैंने आपको मेन वॉर बता दिया, और उन्होंने हराया था। लेकिन अब होने वाला 3 लाख सैनिक बनाए हैं इजराइल ने, जो रिजर्व सैनिक हैं, यानी कि जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वो रिजर्व रहते हैं 5 साल तक। 5 साल तक उनको वापस बुला सकते हैं। उनको बुलाया पता किस लिए? सबसे बड़ा कब्जा होता है ज़मीनी कब्जा। अब जो है वहाँ पे अटैक किया, गाजा को नेस्तनाबूद किया है, वहाँ पे टारगेट लगा करके हमास के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। उसके बाद 3 लाख सैनिक वहाँ घुसेंगे ज़मीन पे, और घुस करके गाजा पे दोबारा कब्जा करेगा इजराइल। और ये बोला है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि पीढ़ियाँ याद रखेंगी, पीढ़ियाँ इसलिए याद रखेंगी, और अमेरिका ने कह दिया है इनको बुरी तरह, और उन्होंने अपने जो फाइटर जेट उसको वो दिए हैं। और इजराइल के पास में ऐसा हथियार बता रहा हूँ आपको मैं, अब वो मिसाइल बता रहा हूँ जो शायद किसी ने सुनी ना हो। जेरिको 3 नाम की एक मिसाइल है जो सीधे अमेरिका तक जा सकती है, इतनी पावर, अमेरिका तक मार कर सकते। जेरिको 3 आयरन डोम है। आयरन डोम क्या करता है, कोई भी उन पर मिसाइल अटैक होगा उसको वो हवा में ही उड़ा देगा। ये इजराइल के पास है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ समझ लीजिए, अब इसका इकोनॉमिक पक्ष और समझ लीजिए आप। अब जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए हैं इजराइल और इस वॉर के कारण, क्योंकि अरब देशों से जो पेट्रोल बहुत सारा आता है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो न्यूयॉर्क के अंदर है वहाँ पे जो ये बढ़ गए हैं, लेकिन भारत में बढ़ नहीं रहे। अब सबसे बड़ी दिक्कत किसको आएगी? इजराइल को तो नहीं आएगी। इजराइल को तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट है, भारत को भी नहीं आएगी। भारत को तो रूस जो सस्ते, भाई भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं, रूस भारत को सस्ते रेट पर तेल दे रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं, आप डेटा सुन लीजिए, भारत रूस से केवल 2% तेल लेता था रूस यूक्रेन वॉर से पहले, लेकिन अब भारत उससे 35% तक तेल ले रहा है। सीधे सुन लीजिए, पहले नंबर पे आ गया रूस, पहले नंबर पे आ गया, जबकि सबसे ज़्यादा तेल भारत किससे लेता था? इराक से लेता था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेता था। अब देख लिए इकोनॉमिक पक्ष में हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। हमारे देश ने तो इजराइल को सपोर्ट कर दिया, और हमारे देश के तो जो दीपक वोरा साहब है, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं और कई देशों में राजदूत रहे हैं, उन्होंने तो ये कह दिया है कि अब मैं खुद इजरायली हूँ, मैं भी यहूदी हूँ, मैं भी उनकी तरह लड़ूंगा। और जो है वो अपने आप को यहूदी बताने पर तुल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो है आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा ये बताइए, भारत का स्टैंड है इजराइल का समर्थन करना, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जो कुछ हैं जो सिर्फ धर्म देखकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, या कुछ जो सरकारें हैं जो कह रही हैं कि फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें से कांग्रेस भी एक है, उस पर क्या? मैं इस पर यह कहना चाहता हूं, देखिए आप मुझे बताइए, इजराइल के यहूदियों ने क्या अपने मिलिट्री अटैक में कोई, आप जो उसको खिलाफ समझते हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल उनसे ये भी है कि इजराइल के ही भीतर 18% मुस्लिम रहते हैं, भारत के अंदर 14% से, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा परसेंटेज में मुसलमान कहाँ रहते हैं? इजराइल के अंदर रहते हैं। आज तक इजराइल के भीतर रहने वाले मुसलमानों ने कभी ये कहा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या भेदभाव हुआ? मुझे जवाब दे दें वो इस बात का। चलिए हमें उससे जवाब भी पूछ लेते हैं। और जो ओवैसी जैसे लोग हैं, अब यहाँ बैठ के सोशल मीडिया पे सारी जंग चला रहे हैं, अगर इनमें दम है तो ये वीज़ा लेकर के वहाँ चले जाएँ वहाँ पे, और वहाँ दिखा दें उन लोगों से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप। मैं आपको एक फाइनल बात यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये लड़ाई इसलिए भी जारी है कि हथियारों की इंडस्ट्री, जो हथियारों का उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है, और दुनिया में वॉर बने रहें ये हथियारों के उद्योग वाले लोग चाहते हैं। भारत सबसे ज़्यादा हथियार इस समय तो रूस से ले रहा है, लेकिन नहीं, अब सबसे बड़ा भारत का हथियारों का खरीदार फ्रांस बन गया है। पहले नंबर पे फ्रांस है, सबसे ज़्यादा राफेल वहीं से लिया है। और इसीलिए वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं, वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहती नहीं, ना कश्मीर समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते वो, ना वो इजराइल फिलिस्तीन की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते, ना वो कोरिया और नॉर्थ कोरिया की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते, ना रशिया यूक्रेन का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते। वो तो ये चाहते हैं हथियारों का उद्योग बना रहे। पहले नंबर की इंडस्ट्री। दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है एल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स की इंडस्ट्री। दूसरे नंबर की इंडस्ट्री, तीसरी इंटरनेट की इंडस्ट्री। और तीनों की तीनों इंडस्ट्री क्राइम पे
चली हुई हैं, क्राइम की इंडस्ट्री हैं। बस अब आखिर में बस यही बात कहूँगा कि भारत सरकार ने अपने स्टैंड के तहत एक चीज़ बता दी है कि अब हिंदुस्तान उस जगह पे खड़ा हुआ है कि हमारी विदेश नीति को अमेरिका प्रभावित नहीं कर सकता, रूस प्रभावित नहीं कर सकता, चाइना प्रभावित नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट है, अपने दम पे खड़े हुए हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी ये समझ ले, और सोनिया गांधी का ये भी आप निकलवाइए, ये बात पता लगाइए कि वो रूस की एजेंसी से उसके क्या संबंध थे। 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है उससे उसकी कम्युनिकेशन के सबूत आए हुए हैं। और क्यों उसने नलिनी की जो है, नलिनी से मिलने के लिए प्रियंका गांधी को भेजा कि नहीं भेजा, जवाब दीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।